जय हिंद। आज के सीटेट साइंस में हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के एनसीईआरटी पार्ट को देखेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को और इसमें हम कई सारे टॉपिक को देखेंगे और इन्हीं सारे टॉपिकों से सीटेट में क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि जो सीटेट में क्वेश्चन उठने वाले होते हैं वो ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ये एनसीईआरटी से ही उठते हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये एनसीईआरटी पीडीएफ है, यानी जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही जो है इस पीडीएफ में है। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। पहला टॉपिक है मापन। मापन क्या होता है? तो मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिमाण को दो भागों में व्यक्त किया जाता है, एक भाग संख्या है और दूसरा ही भाग ली गई माप का मात्रक होता है। मापन के मानक मात्रक। 1970 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में के 10,000 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं गति। एनसीईआरटी में गति के बारे में क्या लिखा है? तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है। और गति के प्रकार। जो वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब अपनी गति को दोहराती है इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे यहाँ तक जाएगा फिर इसके बाद आएगा, ये अपने फिक्स समय पर रिपीट करता रहता है तो इसे कहते हैं आवर्ती गति। लोलक की गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय को विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल में परिवर्तन होती है तो उस वस्तु की चाल असमान होती है, यानी कभी तेज गति हो, कभी कम,
कभी तेज कभी कम, तो उसे क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। यानी फिक्स समय पर फिक्स दूरी तय होती रहे तो वह कहलाती है एक समान गति। आगे समय की माप। सरल लोलक एक तूलन पूर्ण करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहते हैं। इन घड़ी को क्या कहते हैं? क्वार्टज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड है और इसका प्रतीक SEC है। बड़े समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। चाल का मूल मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड है। चाल मापना। कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। कुछ घड़ी कैसी होती हैं? तो 10 लाखवें भाग या 1 अरबवें भाग तक अंतराल माप सकती हैं। 1 माइक्रोसेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। 1 माइक्रोसेकंड का कितना भाग होता है? तो 10 लाखवां भाग होता है। 1 नैनो सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। चली गई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? तो चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। छाया क्या होती है? तो छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती हैं। हमें सूर्य सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। यह हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश से हम वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे बल्ब, लालटेन, ढिबरी, जलती हुई आग, लकड़ी, ये सभी। सूची, छिद्र या कैमरा। सूची छिद्र कैमरा प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं। तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में एक वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। जैसे घनेरे अंधेरे जंगल हो, उसमें से कुछ सूर्य का प्रकाश नीचे आ रहा हो, तो वही जो सूर्य का प्रकाश आता उसी को क्या कहते हैं? सूची छिद्र कैमरा। नेक्स्ट पॉइंट है दर्पण तथा परावर्तन। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ
दर्पण से परावर्तित हो जाता है। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तदर्शी यानी कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयं भी एक कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं। जैसे 3D पिक्चर आती है और जिसको जिधर घुमाओगे वैसा ही चमकने लगता है, अजीब अजीब से चमक आती है, तो उसको बना सकते हैं। आगे है परावर्तन के नियम। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश आपतित किरण कहते हैं। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और जो वहाँ से टकरा करके पुनः उसी दिशा में जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। और बीच से अगर एक रेखा लंबवत खींची जाए उसे अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण पर बनने वाले कोण कौन से होते हैं? आई। और परावर्तित किरण पर बनने वाले कोण आर। एक होते हैं आपतन कोण यानी आई, एक होते हैं परावर्तन कोण यानी आर। अगर कोई चिकना दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण होता है। कैसा है? आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग क्या करते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण यानी कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण यानी कोण आर कहते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियमों में एक है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अगर स्वयं को दर्पण में देखा जाए तो उसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। नियमित तथा विसरित परावर्तन। अगर प्रकाश जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इसके विपरीत दर्पण किसी चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का बदलना, यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान साइज का होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण
वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण यानी परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी परावर्तक पृष्ठ दबा हो तो अवतल दर्पण। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा और इसी नोट्स से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो नहीं। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। घड़ी साज जो है, घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। टार्च, कार तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ भी की आकृति भी अवतल होती है। वाहनों को पार्श्व दर्पणों यानी साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पण उत्तल दर्पण है। एक प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें विश्व को समाहित किया जा सकता है? तो उत्तल दर्पण। क्योंकि कभी कभी अगर गाड़ी चलाते होंगे तो उसमें देखे होंगे गाड़ी के जो साइड वाला होता है यानी दाहिने साइड, जिसमें से पीछे के सभी कार, बस, हर चीज़ को देखा जाता है, वह कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में सारी चीज़ दिखाई देने लगते हैं छोटे छोटे। आगे है लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों यानी दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, और जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। उत्तल लेंस पर पड़ने वाले आपतित यानी प्रकाश को अभिसरित यानी अंदर की ओर मोड़ना कर देता है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश को क्या कर देता है? अभिसरित कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज के छोटे होते हैं। अगला टॉपिक है नेत्र। क्या है? नेत्र। तो नेत्र का ये सब फिगर देख सकते हैं। ये होते हैं पश्चमाभि पेशियाँ, ये है रेटिना, दृक् तंत्रिका, ये कचाभ द्रव,
क्रिस्टली लेंस यहाँ पे है, जलीय द्रव, पुतली, आइरिस और कॉर्निया। प्रश्न पूछा जाता है नेत्रदान में क्या दिया जाता है, तो कॉर्निया। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। आकृति कैसी है, तो लगभग गोलाकार। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है। यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो प्रश्न पूछा जाता है जो प्रकाश जाता है उसको नियंत्रण का कार्य लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिकाओं कोशिकाओं से बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक शंकु, एक शलाकाएं। शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। तो तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की? दो, एक शंकु, एक शलाकाएं। तीव्र प्रकाश के लिए शंकु और मंद प्रकाश के लिए शलाकाएं। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इसका कारण दृष्टि कमजोर हो सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंद्रधनुष। क्या? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। इसका ट्रिक है बैनी आह पी नाला। आप इंद्रधनुष तब ही देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। प्रिज्म प्रकाश के सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। इंद्रधनुष बनता क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण सारी क्रियाएं एक साथ होती हैं तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार से होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर रंग जो होता है लाल होता है। आगे देखते हैं विद्युत सेल। टार्च के बल्ब को विद्युत सेल से ऊर्जा मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। विद्युत सेल के ऊपर धन तथा ऋण चिन्ह है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा
तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा दर्शाती हैं। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए एक केवल साधारण बैटरी का उपयोग करना चाहिए। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद हो जाएगा। विद्युत परिपथ। विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा है। इस प्रकार व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने का कारण हो सकता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। आगे देखते हैं विद्युत स्विच। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्ति को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाह होने में देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं, और जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें विद्युत रोधक या विद्युत अचालक कहते हैं। जैसे सभी धातुएं क्या हैं तो विद्युत चालक है और सभी अधातुएं जो है विद्युत अचालक हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। स्विच विद्युत प्लग सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों प्लग के ऊपर के भाग स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। आपका शरीर भी विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। विद्युत बैटरी। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार संयोजन को बैटरी कहते हैं। आगे देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण
उस तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करती हैं। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट सकता है। प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है जो विषैला होता है। अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निपटारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। आगे है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत पर निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यदि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। आगे देखते हैं विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण किया जाता है। विद्युत चुंबक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो वह कुंडली का चुंबकत्व समांतर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। चुंबक जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ और इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक अथवा गोलांत चुंबक। आगे देखते हैं चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है तथा कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। ये सभी चुंबक के ध्रुव। अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ जो चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। उत्तरी की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा तथा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। समांतर चुंबकों पर यन तथा यस ध्रुवों को अंकित किया जाता है। चुंबकों के इस गुण पर आधारित
एक युक्ति विकसित हुई जिसे कंपास कहते हैं। कंपास क्या है? तो उत्तर और दक्षिण की दिशाओं को बताता है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा का निर्धारण करना होता है। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। यदि चुंबक को गर्म किया जाए या हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण को खो देता है। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए जोड़े में के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। अब आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। कल बल और इसके आगे पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।